नमस्कार। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में वो 18 साल तक रहे। आज उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। हालांकि आज ना तो प्रधानमंत्री मोदी थे, ना ही अमित भाई शाह और ना ही मध्य प्रदेश के बीजेपी के 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ज्योतिरादित्य को आज सीधे फायदा होते हुए भी दिखा। उन्हें राज्यसभा की सीट बीजेपी ने मनोनीत उसके लिए कर दिया। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। तो अब उनके फायदे नुकसान के कयास लगने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को उनका बीजेपी में जाना अखर रहा है, वो परिवार के इतिहास को बयां कर रहे हैं। उनकी दादी विजया राजे सिंधिया पहले कांग्रेस में थी, फिर वो जनसंघ होते हुए बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रही। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया ने जनसंघ से पहला चुनाव 1971 में लड़ा। गुणा से और जीता 26 साल के थे तब वो। फिर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 बुआएं हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी की राजस्थान से 2 बार की मुख्यमंत्री रहीं। दूसरी यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 बार की विधायक हैं, 1 बार की सांसद भी रह चुकी हैं। और तीसरी बुआ राजनीति में नहीं है, वो नेपाल के राजघराने में ब्याही हुई हैं। तो आज यशोधरा ने कहा है कि ज्योतिरादित्य की घर वापसी हो गई है। इधर कांग्रेस से उनको क्यों जाना पड़ा? क्या 2019 में राहुल गांधी की अगुवाई में हार के बाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अहम विकल्प के तौर पर सामने खड़े दिख रहे थे? हालांकि वो अपने गुणा का भी चुनाव हारे थे। हालांकि सचिन पायलट भी हैं और जद्दोजहद राजस्थान में उनकी जारी है। साथ ही क्या ज्योतिरादित्य के लिए राजनीतिक विकल्प लगातार इस राज्य में कम हो रहे थे? कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह 2 बार के विधायक भी हैं। तो ज्योतिरादित्य को बीजेपी में कितना फायदा या कांग्रेस में रहते कितना नुकसान होता, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण गर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद जी, अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के आज में पहले अगर हम बीजेपी में आना देखें, कितना आप उनको फायदा होता हुआ दिख रहे हैं? अगर हम राज्यसभा की सीट से आगे बढ़े, फौरी फायदा तो हो गया। फौरी फायदा तो राज्यसभा सीट का हो गया और हो सकता है केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएं, ये एक बड़ा फायदा मिल जाएगा उनको। लेकिन अगर आप दूरगामी दृष्टि से देखें, लॉन्ग टर्म में कांग्रेस में ज्योतिरादित्य की गिनती जो शीर्ष के 4-5 बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद और प्रियंका गांधी को भी जोड़ लें तो उसके बाद जो नेता थे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया जाता था। उनको भावी कई बार अध्यक्ष के तौर पर उनको सचिन पायलट के रूप में हम लोग कहते थे कि ज्योतिरादित्य को बना दीजिए या बना दीजिए, उस रूप में लिया जाता था। एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी का वो। बीजेपी में उनको शायद वो जगह मिल पाएगी क्या? क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, फिर नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश में भी कई। तो उस पूरी भीड़ में ज्योतिरादित्य को, वसुंधरा राजे उनकी बुआ भी वहां पर एक बड़े नेता के तौर पर हैं, वो कहां पर खड़े होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। विनोद जी, अगर आपने बुआओं का जिक्र किया, हम देखते हैं कि दोनों बुआएं जो हैं अभी राजनीति में एक तरह से हाशिए पर हैं, वो आगे नहीं आ पाई हैं। तो जो भीड़ की बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी में है, तो वही भीड़ जो इतनी सामने नहीं दिखती है, लेकिन वो भीड़ तो कांग्रेस में भी है, उस तरह की नेताओं की, भले ही वो शीर्ष हो, लेकिन कहाँ पाते थे वो? उनके जो हितैषी वो कह रहे कि वो ट्रांसफर्स तो करा नहीं पा रहे थे। उनको जब कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में कार्यभार सौंपा गया, उस इलाके का सौंपा गया जहाँ पे हार सुनिश्चित थी, प्रियंका को कुछ नरम इलाका दिया, तो अपने आप में जो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, जो उनके विकल्प थे, वहां पे भी तो कांग्रेस में कम थे। और बीजेपी में भी अगर देखें तो बुआओं के साथ क्या हाल, ये तो उन्होंने सोचा ही होगा। देखिए, राजनीति में विकल्प बनते बिगड़ते रहते हैं। 18 साल के राजनीतिक जीवन में सिंधिया जी के 17 साल वो कांग्रेस में सांसद और मंत्री रहे, 10 साल वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, उप नेता रहे वो लोकसभा में, पिछले लोकसभा में। तो ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया नहीं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में उन्होंने मेहनत भी की थी और उनकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा भी हुआ था और उनके इलाके से ज्यादा विधायक जीत के आए थे। इसलिए उनका दावा तो मजबूत था मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व के सामने बड़ी मजबूरी ये भी थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, अगर ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो कमलनाथ का खेमा विद्रोह कर देता। वो एक टेक्निकल दिक्कत थी, वो मान भी लिया गया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 साल पहले अपना ट्विटर से वो हट गए थे, जिस तरह से कांग्रेस का उन्होंने तमाम पदों से हट गए थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा था, आज ही राहुल गांधी का बयान जो कहा जा रहा है, वो दोस्त है। राहुल गांधी ने कहा इज द ओनली चैप ही कुड कम एनी टाइम। तो वो दोस्ती भी दर्शाता है।
भाई आंख लोकसभा में जो राहुल गांधी ने जो मारी थी, जिस पर बहुत राहुल गांधी की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देख के उन्होंने इशारा किया था, यानी दोस्ती का स्तर ये था। और दूसरी बात यह है, ये बात सही है, और माधवराव सिंधिया जी के निधन के बाद जिस तरह सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत रूप से इनकी देखभाल की, राजनीति में, सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक मां की तरह उनका हमेशा रहा आना जाना, तो उस दृष्टि से भी जो संबंध उनके उस परिवार से बहुत प्रगाढ़ रहे। और यही वजह थी कि तमाम विरोध के बावजूद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, पहले भी पूरा खेमा विरोध करता रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन उनको एक प्रश्रय संरक्षण केंद्रीय नेतृत्व का मिला। तो आपका ये कहना है कि जो स्नेह उनको कांग्रेस में मिला, वो स्नेह नहीं मिल पाएगा बीजेपी में? अभी तो गए हैं वो, अब वो स्नेह किस हद तक मिलता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और सिंधिया जी के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि भाजपा में भाई आज अनुराग ठाकुर हैं, मान लीजिए, अब अनुराग ठाकुर वहां युवा नेता है, लेकिन अनुराग ठाकुर भी एक तरह से आप देखिए, जो उनका एक पहले जो वो था कद, अभी वो नहीं, अभी उनको एक पोस्टर पर बनाया, या और तमाम युवा नेता हैं, शहनवाज हुसैन जैसे लोग हैं बीजेपी में बेचारे कहाँ हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सिंधिया जी चूंकि कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, अभी इनको लिया गया है, अभी नए नए गए हैं बीजेपी में, अभी उनके सामने क्या उनका रोल इस पर ज्यादा निर्भर करेगा कि कितने विधायक को ला सकते हैं? क्योंकि अभी भी ये रस्साकशी बनी हुई है, अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि मध्य प्रदेश में आगे क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं उनके साथ 6 विधायक आएंगे, लेकिन कुछ कह रहे नहीं, 21-22 उन्हीं के साथ आएंगे। तो अपने आप में इसे बीजेपी का भी पीछे बैकग्राउंड वर्क होगा। सारा जो सिंधिया जी का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में वो निर्भर करेगा कि जब मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा में, उस समय कमलनाथ सरकार का भविष्य क्या होता है। अगर वो सरकार गिर जाती है तो सिंधिया जी का कद बढ़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से ही गिरेगी, और अगर कहीं बचाने में कामयाब हो गए कमलनाथ, तो निश्चित रूप से उसके छींटे, उसका असर सिंधिया जी पर। अब आज शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, महाराज का स्वागत है मध्य प्रदेश में शिवराज। पहले उनका नारा था कि माफ करो महाराज। मैं ये पूछा जी, शिवराज सिंह चौहान की चुनौती कितनी बड़ी होगी उनके लिए मध्य प्रदेश में, समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक पहले लिया जा रहा है। उनके प्रवेश पर विनोद जी, संक्षेप में शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितनी बड़ी चुनौती वो ज्योतिरादित्य के लिए वहां पर? नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश पे एक तरह से छत्रप है भारतीय जनता पार्टी के, और चुनौती तो वो है ही, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके ऊपर या उनके लिए चुनौती बने। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, वो भिंड के ही रहने वाले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी दावा मुख्यमंत्री पद के लिए है, वो शिवराज के लिए भी चुनौती। दिल्ली में क्या ऐसे लगते थे ना कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं चाहते, क्या ये विकल्प हो सकते हैं कभी की नहीं? नहीं, ज्योतिरादित्य जी के लिए अभी मध्य प्रदेश में विकल्प बनने में समय लगेगा। अभी भाजपा के पास वहां 3-4 बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, गोपाल भार्गव हैं, कई बड़े नेता हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस के जो पुत्रों की राजनीति है, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह वो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नकुल नाथ जो है वो सांसद हैं, अब इन दोनों बड़े नेताओं के बेटे जो है, एक युवा नेता की चुनौती जो सिंधिया की वजह से थी इनके सामने, वो रास्ता साफ हो गया, इनका रास्ता आसान हो गया। तो ये भी कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है वो भी सिंधिया के एग्जिट के लिए जिम्मेदार है। तो ये मजबूरी एक तरह से देख सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये जो है सिंधिया और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दोनों जिम्मेदार हैं इस पूरे प्रकरण के लिए। आज जैसे डीके शिव कुमार को बना दिया गया प्रभारी, इसका सब लोग एक तरह से स्वागत इसलिए कर रहे हैं, जब भी संकट रहा तो डीके शिव कुमार तस्वीरों में नजर आए, सबसे बड़े संकट मोचक थे वो। लेकिन आज जैसे एक ईंट अगर कांग्रेस की हटी है 18 साल बाद, एक नुकसान तो है, क्या शीर्ष नेता सामने आकर इसे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो शीर्ष नेताओं को अपनी गलती माननी पड़ेगी, तभी आप उसको सुधार पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे सारा दोष सिंधिया पर दे देंगे, प्रकट रूप में ठीक है आप देते रहिए, लेकिन पार्टी के भीतर जो है उनको ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व से भी हैंडलिंग में गलती हुई है, क्योंकि सिंधिया को रोका जा सकता था। जो रिश्ते उनके थे सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और परिवार से, माधवराव सिंधिया जी के जमाने से, तो उनको रोका जा सकता था, इमोशनल कार्ड खेला जा सकता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर खेलते हैं। अवधारणा में आप देखिए, भाजपा के नेता अपने नेताओं को मना लेते हैं, कल्याण सिंह बाहर गए वापस आ गए, उमा भारती बाहर गई वापस आ गए, येदियुरप्पा बाहर गए वापस आ गए। कांग्रेस से कितने नेता वापस आए आप देखिए, शरद पवार वापस नहीं आए, ममता बनर्जी वापस नहीं आई, और सारे वीरेंद्र सिंह हरियाणा वाले वापस नहीं आए, जगन रेड्डी वापस नहीं आए। तो कांग्रेस में वो मैकेनिज्म नहीं है कि आप अपने बाहर जाने वाले नेताओं को रोक सके या उनको वापस ला सके। लेकिन भाजपा में वो मैकेनिज्म शुरू से है कि अगर उनका कोई नेता नाराज होकर जाता है तो उसको वापस ले आते हैं अगर उसकी उपयोगिता है। ये कांग्रेस को भाजपा से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, यही कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। कब सीखेगी कांग्रेस, ये एक सवाल, एक चुनौती बनी हुई है इस पार्टी के सामने।